आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे समयुग्मी, भाई समयुग्मी क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे मापांक। ये दो टॉपिक आज हमने पढ़ने हैं, एक तो समयुग्मी और दूसरा मापांक, ठीक है ना। डीपली पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो ये गुणधर्मों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप अच्छे लेवल की बात करें तो, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले समयुग्मी पढ़ते हैं। तो हेडिंग ढाल लो, सम्मिश्र संख्याओं के समयुग्मी। सम्मिश्र संख्याओं के समयुग्मी, ठीक है। समयुग्मी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट, लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होगा कि मैं समयुग्मी बोलने के बजाय कॉन्जुगेट बोल दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार समयुग्मी है क्या, है ना। समयुग्मी का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लो कि तुमसे है ना कह दिया कि यार एक सम्मिश्र संख्या है 3+4 आएटा, इसको मैं जेड बोल देता हूँ। ये सम्मिश्र संख्या दे दी और बोल देगा कि भैया इसका समयुग्मी निकालो। इसका क्या निकालो, समयुग्मी। z का समयुग्मी निकालने को बोल दिया, ठीक है। अब समयुग्मी निकालोगे कैसे, वो समझो। समयुग्मी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आयोटा के आगे वाला निशान होता है ना, जो आयोटा है इसके जो आगे वाला निशान है इसको बदल देते हैं। जैसे अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये होता है, ठीक है। जैसे 3+4 आयोटा है ना, तो इसका समयुग्मी क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा। समझ में आ गई। जो आयोटा के आगे वाला निशान है उसको बदलना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न भी है। तो उस रीजन को समझने के लिए अपने को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सम्मिश्र संख्याओं को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। सम्मिश्र संख्याओं को ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं वो समझना पड़ेगा। तो जैसे मान लो तुम्हें कोई कह दे यार 3+4 आयटा को ग्राफ पे दर्शाओ, 3+4 आयटा को ग्राफ पे दर्शाओ। अब कैसे दर्शाओगे, तो आपको उसे 3+4 आयटा को ग्राफ पे कैसे दर्शा सकते हैं, संभव ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आयटा लगा हुआ है, काल्पनिक संख्या लगी हुई है। और जो हमारे पास ग्राफ होता है, जो अभी तक तुमने ग्राफ पढ़ा है, जिसको तुम बेसिकली कार्तीय तल बोलते हो, उसके अंदर तो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं आती हैं। उसके अंदर तो आयोटा आता ही नहीं कहीं पे। कहीं पे तुमने सुना कि आयोटा आता है, यहाँ पे नहीं आता ना। यहाँ पे 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है ना। -1 आ जाता है, -2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर बात करो तो 1 2 3 इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। कहीं पर भी तुमने सुना कि यार यहाँ पे आयोटा आएगा, मान लो यहाँ पे आएगा आयोटा, कहीं पे ऐसा सुना है, आता ही नहीं है। आयोटा बेसिकली क्या है, काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या कभी भी वास्तविक तल पे नहीं आती, इसको वास्तविक तल बोलते हैं। कार्तीय तल भी बोल देते हैं और वास्तविक तल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वास्तविक तल पे काल्पनिक संख्या का काम आएगा ही नहीं भैया, है ना। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, उनमें से एक मैथमेटिशियन हुए थे आर्गेंट। क्या नाम था उनका, आर्गेंट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि यार वास्तविक संख्याओं के लिए तो उनका एक तल है जिस पर आप वास्तविक संख्याओं को प्लॉट कर सकते हो। जैसे तुमसे कोई कह दे यार 2,3 को प्लॉट करो, तुम कर दोगे, 2 ये रहा, 3 ये रहा, तुमने ऐसा प्लॉट कर दिया। तो वास्तविक संख्याओं के पास तो घर है खुद का, लेकिन इसी तरीके से सम्मिश्र संख्याओं के पास भी खुद का एक घर होना चाहिए जहाँ पर हम सम्मिश्र संख्याओं को प्लॉट कर सकें। जैसे 3+4 आइटा है, अगर मान लो मुझे इसको प्लॉट करना है तो यहाँ पे तो प्लॉट नहीं कर सकता, है ना। तो जो मार्क्स उनका उनका नाम पता क्या था, उनका नाम था मास्टर आर्गेंट। तो उन्होंने क्या किया, सम्मिश्र संख्याओं के लिए घर बना दिया। घर मतलब सम्मिश्र संख्याओं के लिए एक अलग तल बना दिया। ये तो वास्तविक तल है, सम्मिश्र संख्याओं के लिए उन्होंने अलग तल बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा आर्गेंट तल। क्या रखा, आर्गेंट तल, ठीक है ना। मैं बना देता हूँ। वो जो तल था ना, वो वास्तविक तल जैसा ही था, बिल्कुल जैसा वास्तविक तल था उसी की तरह बनाया उन्होंने, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन जो ये वाला ये जो आपकी क्षैतिज रेखा थी ना, इसको उन्होंने नाम दिया वास्तविक भाग। क्या नाम दिया, वास्तविक भाग, ठीक है। और इसको उन्होंने नाम दिया काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, ठीक है। तो जैसे मान लो कि जो मुझे 3+4 आइटा को यहाँ पर दर्शाना है, इस तल पर, इस तल को हम बोलते हैं आर्गेंट तल भी बोल देते हैं, नहीं तो आप चाहो तो सम्मिश्र तल भी बोला जाता है इसको,
सम्मिश्र तल। सम्मिश्र तल और वास्तविक तल अलग अलग हैं, ठीक है। सम्मिश्र तल पे तो हम सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करते हैं और वास्तविक तल पे हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मुझे 3+4 आइटा है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करूँगा? तो इसका वास्तविक भाग क्या है? सबसे पहले ये देखो, आपका आंसर इसका वास्तविक 3 है, तो पहले 3 को प्लॉट कर लो, 1 2 3, यहाँ पे आ गए। फिर देखो इसका काल्पनिक भाग क्या है, आपका आंसर 4 है, फिर 4 को प्लॉट कर लो, 1 2 3 और 4, है ना। 3,4 कहाँ पाएगा? आपका आंसर यहाँ पाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली किसको दर्शाता है? 3+4 आइटा को दर्शाता है। समझ में आ गई? चाहो तो इसको 3,4 लिख के भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी होती है। तो जैसे मैंने 3+4 आइटा करके दिखा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे समयुग्मी की। अब कोई तुमसे बोल देगा 3+4 आइटा का समयुग्मी बताओ, तो समयुग्मी का मतलब क्या होता है कि इस एक्स एक्सिस को, ये जो तुम्हारी एक्स एक्सिस थी ना, ये जो तुम्हारी एक्स एक्सिस है, इसको अगर तुम एक शीशा मान लो, क्या मान लो? एक शीशा, ठीक है। तो अगर तुम इस एक्स एक्सिस को एक शीशा मान करके इस पॉइंट का परछाई देखोगे तो वो कहाँ बनेगा, है ना। इस पॉइंट का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तुम कहोगे सर इस पॉइंट का जो प्रतिबिंब है वो अपना यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, नहीं समझे? यहीं पे तो बनेगा। अच्छा, इस पॉइंट का मैं निर्देशांक पूछूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सर 3,-4, है ना, या फिर क्या आप कह लो 3-4 आइटा हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से 3+4 आइटा का जब हम समयुग्मी निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 3-4 आइटा हो जाता है। इसे बोलते हैं अपन समयुग्मी। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं? समयुग्मी। क्लियर? एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुमसे कह दे कि भाई लेट्स से 5+ आइटा, इसका समयुग्मी बताना है, क्या हो जाएगा बताना? 5+ आइटा का समयुग्मी क्या हो जाएगा? तुम कहोगे सर बहुत आसान है, ये हो जाएगा हमारा 5 - आइटा, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि तुम्हें एक समिश्र संख्या दे दी z बराबर 5+ आइटा, इसका तुम्हें बताना है समयुग्मी। तो जब तुम इसका समयुग्मी बताओगे ना, तो समयुग्मी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम इस z, जैसे मान लो इसको मैंने z माना, तो इस z के ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ? एक डंडा लगा देता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं z बार। z बार, ये जो डंडा होता है ना इसको बार बोल देते हैं, तो z बार बोला जाता है। इस तरीके से निरूपित करते हैं हम समयुग्मी को। क्लियर हो गया? ठीक है। मान लो कि एक समिश्र संख्या दे दी z = 1+3 आइटा, इसका समयुग्मी बताना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? z बार, ये बराबर हो जाएगा 1 - 3 आइटा। क्लियर? तो ये था सारा का सारा समयुग्मी का कंसेप्ट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इसके कुछ गुण हैं उनको पढ़ लेते हैं, कि गुणों को अगर आप पढ़ोगे ना ध्यान से, तो उससे है ना अच्छे लेवल के आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप गुण नहीं पढ़ोगे तब भी सवाल बन जाएंगे, लेकिन वो लेवल नहीं होगा उनका। अगर अच्छा लेवल का कोई सवाल आ गया तो वहाँ पे आपको गुण यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गुण पढ़ लेते हैं, और कई बार तो गुणों से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बोल देगा कि इस गुण को प्रूफ करो, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो। तो पहला गुण देखो भाई, गुण नंबर 1, पहला गुण कहता है कि यदि यदि z एक समिश्र संख्या है, यदि z एक समिश्र संख्या है, अगर z कोई एक समिश्र संख्या है ना, तो जो z का कॉन्जुगेट होगा, और उसका वापस से अगर तुमने कॉन्जुगेट ले लिया, z का 2 बार तुमने अगर कॉन्जुगेट ले लिया, तो वो z के बराबर ही आएगा। ये है आपका गुण नंबर 1, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी समिश्र संख्या ले लो, माना z बराबर ले लिया मैंने लेट से a+ आइटा b के, है ना। इसका मैं 2 बार कॉन्जुगेट निकालूंगा, और तुम देखना कि और दूसरी बार जब मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा ना, वो इसी के बराबर आएगा। देखो पहली बार कॉन्जुगेट निकाला, क्या हो जाएगा बताना? क्या हो जाएगा? a - आइटा b, ठीक है। अब इसका वापस से कॉन्जुगेट निकालते हैं, क्या हो जाएगा? a+ आइटा b, निशान चेंज हो जाता है बस, है ना। तो हमने क्या देखा कि z और z का 2 बार कॉन्जुगेट सेम आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z के बराबर ही होता है।
समझ में आ गई? ये पहला गुणधर्म था। अब दूसरा गुणधर्म देखो। दूसरा गुण क्या कहता है? ये कहता है कि अगर z एक सम्मिश्र संख्या है, अगर z एक सम्मिश्र संख्या है तो z प्लस z कॉन्जुगेट, अगर मैं z में z कॉन्जुगेट जोड़ दूंगा ना, ये बराबर होगा 2 गुना रियल भाग ऑफ z, इसके बराबर होगा, है ना। अगर मैं z में से z कॉन्जुगेट घटा दूंगा तो ये बराबर होगा 2 आयटा गुना इमेजिनरी भाग ऑफ z। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, ठीक है। और तीसरी बात ये कहता है कि z गुना z कॉन्जुगेट हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, हमेशा 0 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अब इन तीनों बातों को अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, करा देता हूँ। वैसे तो आप खुद ब खुद कर सकते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। हमें तीन तीन बातों को प्रूफ करना है। सबसे पहले फर्स्ट बात को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि z और z कॉन्जुगेट का जो जोड़ है ये बराबर होगा 2 गुना रियल भाग ऑफ z के। तो कैसे करोगे? मान लोगे, माना z कोई सम्मिश्र संख्या है, लेट से a प्लस आइटा b, ठीक है। इसका मैं z कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा a माइनस आइटा b। अब मैं इनको जोड़ देता हूँ, z प्लस z कॉन्जुगेट, तो मैं क्या पाऊंगा, क्या हो जाएगा ये a प्लस a 2a, और ये बेसिकली कट ही जाएगा जोड़ेंगे तो अपन, है ना। तो हमने क्या देखा कि z प्लस z कॉन्जुगेट किसके बराबर आया, 2 गुना a क्या है, a बेसिकली z का वास्तविक भाग है, रियल भाग ऑफ z, और यही हमें प्रूफ करना था, समझ रहे हो। इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, इन दोनों को भी आप इन्हीं तरीकों से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आप खुद ट्राई करना, इसको भी और इसको भी, इन दोनों को। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आप बस वैल्यू पुट करना, आपको अपना पता चल जाएगा कि ये 0 या 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का आप खुद ब खुद प्रूफ करना, कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले गुण पर। ये वाला गुण देखिए, ये कहता है कि यदि z1 और z2, अगर ये सम्मिश्र संख्या है ना, अगर z1 z2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो z1 प्लस z2 का जो कंजुगेट होगा, जो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट होगा, जो z1 प्लस z2 का समयुग्मी होगा, ये बराबर होगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट के। ये पहली बात बोलता है। दूसरी बात ये बोलता है कि z1 माइनस z2 का जो कॉन्जुगेट होगा ना, ये बराबर हो जाएगा z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। तीसरी बात ये बोलता है कि भैया z1 और z2 का जो कॉन्जुगेट है, ये बराबर होगा z1 का कॉन्जुगेट इनटू में z2 का कॉन्जुगेट। और चौथी बात ये बोलता है कि z1 बाय z2 का जो कॉन्जुगेट है, ये बराबर होगा z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में z2 का कॉन्जुगेट। अलग अलग हो जाता है, ठीक है। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। पहले वाले को मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी तीन को आप अपने आप कर सकते हैं। तो जो पहले वाला है उसको अपने को प्रूफ करना है ना, हमें प्रूफ करना है कि ये और ये बराबर है। तो मान लो, माना z1 को मैंने मान लिया लेट से a प्लस आइटा b, है ना। z2 को मान लो c प्लस आइटा d, ठीक है। अगर मैं z1 प्लस z2 का जोड़ करके फिर उसके बाद कॉन्जुगेट लूँ तो क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, a प्लस c, ठीक है ना, प्लस में आइटा b प्लस d। ये तो z1 प्लस z2 हो गया। इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके जोड़ देता हूँ, है ना। तो जैसे मैंने z1 का कॉन्जुगेट ले लिया, ये क्या हो गया, a माइनस आइटा b। z2 का कॉन्जुगेट ले लिया, ये हो जाएगा c माइनस आइटा d। अब मैं इनको जोड़ देता हूँ, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, क्या हो जाएगा, a प्लस c, है ना, माइनस आइटा b प्लस d। तो हमने क्या देखा कि भैया z1 प्लस z2 इकट्ठा जोड़ करके उसके बाद कॉन्जुगेट लो, या फिर अलग अलग कॉन्जुगेट लेके जोड़ो, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा था,
समझ में आ गई। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। ठीक इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं और इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकियों को आप खुद ब खुद प्रूफ कर लीजिएगा, मेरा काम था आपको सिर्फ समझाना है ना। तो मैंने एक पार्ट समझा दिया, बाकी तीनों को आप खुद ब खुद प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब एक लास्ट गुण रह गया, छोटा सा गुण है, उसको भी देख लीजिए। गुण नंबर 4। चौथा गुण बताया कि यदि z एक शुद्ध वास्तविक संख्या है, अभी तक तो हम सम्मिश्र संख्या की बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं शुद्ध वास्तविक संख्या की। अगर z एक शुद्ध वास्तविक संख्या है ना, शुद्ध वास्तविक संख्या है, तो जो z का कॉन्जुगेट होगा, जो z का समयुग्मी होगा, वो z के ही बराबर होगा। चाहे आप इसको प्रूफ करके भी देख सकते हो। तो जैसे मान लो कि मैं एक शुद्ध वास्तविक संख्या मान लेता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे दे रखा है, मुझे ये प्रूफ करना है ना। तो माना z एक शुद्ध वास्तविक संख्या, मैंने एक z को एक शुद्ध वास्तविक संख्या मान लिया, ले लेते हैं कोई, है ना, कोई शुद्ध वास्तविक संख्या z के बराबर ले लेंगे अपन। ठीक है, जैसे z बराबर ले लिया हमने a प्लस 0 आइटा के, क्योंकि शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होता है जिसमें b 0 हो, है ना। तो z बराबर हो गया a प्लस 0 आइटा के। a प्लस 0 आइटा कहीं या a कहीं, बात तो एक ही है। ठीक है, अब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस 0 आइटा के। अब a में से 0 घटाओगे तो रहेगा तो a ही। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि z और z कॉन्जुगेट दोनों बराबर आ गए। z और z कॉन्जुगेट दोनों बराबर कब आएंगे, जब शुद्ध वास्तविक संख्या होगी, है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर z एक शुद्ध वास्तविक संख्या है तो z और z कॉन्जुगेट हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब z एक शुद्ध वास्तविक संख्या हो। अगर z एक शुद्ध वास्तविक संख्या है तो z और z कॉन्जुगेट क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। क्लियर हो गया। बस ये गुण थे अपने, है ना। कौन कौन से गुण पढ़े, एक बार रिकैप करा दो फटाफट से, आ जाओ। पहला गुण हमने पढ़ा कि z अगर एक सम्मिश्र संख्या है तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z के बराबर होता है। दूसरा गुण हमने पढ़ा कि z प्लस z कॉन्जुगेट दो रियल भाग ऑफ z के बराबर होते हैं। z माइनस z कॉन्जुगेट दो आइटा इमेजिनरी भाग ऑफ z के बराबर होते हैं। और z और z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो हमेशा 0 0 से बड़ा होता है। ठीक है, फिर तीसरा गुण अपने ने ये पढ़ा कि अलग अलग हो जाते हैं, है ना। और चौथा गुण हमने ये पढ़ा कि अगर z एक शुद्ध वास्तविक संख्या है तो z कॉन्जुगेट बराबर होगा z के। कहीं भी प्रश्न में अगर तुम्हें लिखा मिल जाए ना कि z कॉन्जुगेट z के बराबर है, तो इसका ऑब्वियसली मतलब ये होगा कि z जो है ना वो एक शुद्ध वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये 4 गुण हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं मापांक। ठीक है जी, चलिए। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। ठीक है, अब मापांक के बारे में आप जानते हैं, मापांक का मतलब क्या होता है। मापांक का मतलब होता है केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी, या फिर कह लो मूल बिंदु से दूरी। ठीक है ना, जैसे मान लो कि तुमसे बोल दिया जाए कि यार 5 का मापांक बताओ, 5 का मापांक। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर लाइन है ना, जो संख्या रेखा है, उस पर तुम 5 से दूरी पूछ रहे हो, है ना। 0 की 5 से दूरी पूछ रहे हो, कितनी दूरी है। आप कहेंगे सर 5 यूनिट ही दूर है, तो इसलिए तुमने यहाँ पे 5 लिखा था। ठीक है, लेट्स से कि कोई तुमसे बोल दे कि यार -2 का मापांक बताओ। अब -2 के मापांक का मतलब क्या होता है कि तुम -2 से 0 की दूरी पूछ रहे हो। अब दूरी तो 2 ही है ना, माइनस तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन बताता है, दूरी तो 2 ही रहेगी। ठीक है, तभी तुम यहाँ पे 2 लिखते थे। ठीक है, ये होता है मापांक का मतलब। क्लियर हुआ। मापांक का मतलब क्या है, केंद्र से दूरी, केंद्र को हो या मूल को हो, बात एक ही है ना, या फिर कह लो 0 से दूरी। ठीक है, ये मापांक का मतलब है ना। अब यही मतलब सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी है। जैसे मान लो कि तुमसे कोई बोल दे कि भैया 3 + 4 आइटा का मापांक बता दो, 3 + 4 आइटा का मापांक बता दो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी यही मतलब हुआ जो यहाँ पे था, है ना। तुमसे बेसिकली पूछा गया है कि जो 3 + 4 आइटा है ना, ये जो पॉइंट है 3 + 4 आइटा, इसकी तुम्हें 0 से दूरी बतानी है।
है ना। अब कैसे बताओगे? आपको सर 3 + 4 आइटा, ये पॉइंट कहाँ होगा? होगा बेटा, समिश्र तल बनाओगे ना तो ये पॉइंट ही तो बनेगा। समिश्र तल पे ये बेसिकली एक पॉइंट को ही तो दर्शाता है। 3 + 4 आइटा कहाँ आएगा? आपका आंसर आएगा 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ आएगा। अब इसको 3 + 4 आइटा लिखो या 3,4 लिखो, बात तो सेम ही है। ये मैं क्या बना रहा हूँ? समिश्र तल, ध्यान देना, ये वास्तविक तल नहीं है, समझ में आ गई? ये समिश्र तल है, ठीक है। तो जो समिश्र संख्याएं होती हैं, जो समिश्र संख्याएं होती हैं वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो एक बिंदु को रिप्रेजेंट करती हैं। जितनी भी समिश्र संख्याएं हैं वो समिश्र तल पर एक बिंदु को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें इसका मापांक निकालना है, अगर तुम्हें इसका मापांक निकालना है तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि तुम इस पॉइंट की केंद्र से दूरी जानना चाह रहे हो। जो ये जीरो था ना, जो ये जीरो था, इससे दूरी जानना चाह रहे हो। बता सकते हो इसकी दूरी कितनी होगी? इस पॉइंट की केंद्र से दूरी कितनी होगी, बताना जरा। तो आपको सब बहुत ही आसान है, कैसे बताएंगे? ये हो जाएगा सर अंडर रूट इसमें से एक घटा दो, दूरी सूत्र याद है कि भूल गए? 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 0 गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। समझ में आ गई? अब इसी तरीके से अगर मैं कह दूँ कि भैया लेट्स से 2 + 3 आइटा, इसका मापांक बताओ, तो इसका भी सेम मतलब है। 2 + 3 आइटा बेसिकली किसको दर्शाता है? एक पॉइंट को। अगर मैं एक समिश्र तल बना दूं, उस समिश्र तल पे एक पॉइंट को दर्शाता है ना। 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, ये 2 + 3 आइटा, या फिर 2,3 कह लो। तो आप इस पॉइंट की 0,0 से दूरी जानना चाह रहे हो, क्या होगी? आप कहेंगे सर 2 में से 0 गया, 2 में से 0 गया कितना हो गया? 2। ये हो गया सर हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 9 और 4 हो गया हमारे पास 13, तो इसका आंसर क्या आ गया? √13, ठीक है। तो मापांक का मतलब समिश्र संख्याओं के लिए भी सेम ही है, ठीक है ना। मापांक का जो मतलब है वो क्या है? केंद्र से दूरी, जीरो से दूरी, है ना। और ये जो मतलब है ना, ये समिश्र संख्याओं और वास्तविक संख्याओं दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर भी तो हम जीरो से दूरी ही जान रहे हैं, क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करना। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि 3 + 4 आइटा का मापांक बताओ, तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। जो इसका वास्तविक भाग था, जो इसका काल्पनिक भाग था, उसका स्क्वायर करके तुमने जोड़ दिया। सेम चीज़ तुमने यहाँ पे की, ठीक है। अगर मैं तुमसे कह दूँ कि यार a + आइटा b, इसका मुझे मापांक बताओ, तो इसका मापांक क्या हो जाएगा, बताना जरा। तुम कहोगे सर ये हो जाएगा a² + b², है ना। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गई? अब बार बार थोड़ी ना ग्राफ बनाएंगे अपन। भाई मुझसे मान लो कि इसका मापांक पूछ लिया, अब इसका मापांक बनाने के लिए बार बार ग्राफ थोड़ी बनाऊंगा। अपने को पता है ये फॉर्मूला है बस, है ना। पैटर्न दिख गया अपने को, समझ में आई? ये होता है समिश्र संख्याओं का मापांक, क्लियर? समझ गए? अब हम इसके कुछ एक गुण देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। हेडिंग डाल लो, समिश्र संख्याओं के मापांक के गुण। समिश्र संख्याओं के मापांक के गुण, मापांक के गुण, ठीक है। गुण नंबर 1, पहला गुण कहता है कि भैया अगर हम z की, कोई समिश्र संख्या z, अगर हम इस z के कॉन्जुगेट से गुणा कर दें, z के कॉन्जुगेट से गुणा कर दें, तो ये बराबर होता है z के मापांक के स्क्वायर के, z के मापांक के स्क्वायर के। अब इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई मैंने समिश्र संख्या ले ली a + आइटा b, z बराबर ले लिया a + आइटा b, है ना। अब मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा? a - आइटा b। अब अगर मैं z और z कॉन्जुगेट की गुणा कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? a + आइटा b गुणा में a - आइटा b। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा सर a + b, a - b, a² - b², a² - आइटा b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब ये जाएगा a², आइटा का स्क्वायर होता है -1, माइनस यहाँ पे है ही,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। तो हमने क्या देखा कि जेड और जेड कॉन्जुगेट के गुणा करने पर हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ जेड के मापांक का, जेड का मापांक पता है क्या होता है ना, क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तभी मैंने यहाँ पे लिखा कि जेड और जेड के कॉन्जुगेट का, जेड और उसके समयुग्मी का अगर हम गुणा कर दें, किसी समिश्र संख्या और उसके समयुग्मी की अगर अपन गुणा कर दें तो वो उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और ये गुण हम बहुत सारे प्रश्नों में लगाएंगे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब देखिए देखिए दूसरा गुण, दूसरा गुण कहता है कि यदि यदि z एक समिश्र संख्या है, अगर z एक समिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, तो जो z का मापांक होगा ना, जो z का मापांक होगा ये बराबर होगा z कॉन्जुगेट के मापांक के। ठीक है, और ये बराबर होगा माइनस z के मापांक के। ठीक है ना, आप z के मापांक को z कॉन्जुगेट का मापांक भी लिख सकते हो, और आप चाहें तो z के मापांक को माइनस z का मापांक भी लिख सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका भी हम सवालों को हल करते टाइम यूज करेंगे। प्रूफ करवा देता हूँ, नहीं तो आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक समिश्र संख्या मान ली, लेट से a प्लस आइटा b। ठीक है, और इसका मैं कॉन्जुगेट भी निकाल देता हूँ। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा b। ठीक है, इसका मैं नेगेटिव भी निकाल देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस आइटा b, है ना। तो अगर आप इसका मापांक निकाल लें, क्या हो जाएगा, ये होगा सर हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गई। और अगर मैं इसका मापांक निकालूं, इसका मापांक भी ये हो जाएगा, है ना। मापांक का मतलब क्या होता है कि जो ये भाग हैं, वास्तविक भाग और जो काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग क्या है a, इसका स्क्वायर कर दो, और जो काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग क्या है, माइनस का b, आयोटा नहीं है, सिर्फ माइनस का b है, इसका स्क्वायर कर लो। माइनस b का स्क्वायर करो तब भी तो b स्क्वायर ही बनेगा, है ना। और अगर मैं इसका मापांक निकालूं, इसका मापांक ये होगा, माइनस a का स्क्वायर क्या बनेगा, बेसिकली a स्क्वायर ही बनेगा, और माइनस b का स्क्वायर क्या बनेगा, बेसिकली b स्क्वायर ही बनेगा। तो हमने क्या देखा कि तीनों ही सेम है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा कि z का मापांक और z के कॉन्जुगेट का मापांक और माइनस z का मापांक तीनों ही बराबर हैं। आप चाहें तो इसकी जगह ये ले सकते हैं, इसकी जगह ये ले सकते हैं, इन तीनों को आप जैसा अपनी मर्जी के तहत अदला बदली कर सकते हैं। समझ में आ गई। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। ठीक है ना। तीसरा गुण देखिए, तीसरा गुणधर्म देखिए, इसको आप खुद ब खुद प्रूफ करना। ठीक है, देखो, अगर z1 और z2, अगर z1 और z2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, तो z1 इंटू z2 अगर हम इसका मापांक लेंगे ना, तो ये बराबर हो जाएगा z1 का मापांक गुणा में z2 के मापांक के। ठीक है, और इसको आप खुद ब खुद प्रूफ करेंगे, है ना। z1 मान लेना a प्लस आइटा b और z2 मान लेना c प्लस आइटा d। ठीक है, तो अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करके फिर मापांक लेते हो, या फिर उनका मापांक लेके फिर मल्टीप्लाई करते हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, इसको आप खुद ब खुद प्रूफ करना। और एक इसी के मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता इसका एक और भी है कि भाई z1 बाय z2 का अगर अपन मापांक लें, z1 और z2 को भाग करके फिर अपन उसका मापांक लें, ये हमेशा बराबर होता है z1 का मापांक बटे में z2 का मापांक। समझ में आ गई। भाई तुमने z1 और z2 को भाग किया, उसके बाद मापांक लिया, या फिर तुमने z1 का मापांक अलग से लिया, z2 का मापांक अलग से लिया, तो जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। इसका और इसका आंसर बराबर ही आता है। ये चीज़ हो गई। क्लियर। अब तुम कहोगे सर आपने गुणा और भाग करवा दिया, अब जोड़ घटा में भी यही होना चाहिए, है ना, कि भाई z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का अगर अपन जोड़ करके मापांक लें तब ये भी इसके बराबर होगा, ऐसा बोलोगे तुम। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, ये इसके बराबर हो भी सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं कराऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं त्रिभुज असमीका। ठीक है ना, कराएंगे, पहले आप ये इतना समझिए। ठीक है ना, इसको प्रूफ कर लीजिए एक बार।
उसके बाद फिर अपन गुण नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है ना। करो इसको प्रूफ। ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये गुण क्या कहता है, ये कहता है कि यदि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो Z1 प्लस Z2 के मापांक, Z1 प्लस Z2 का जो मापांक है ना, ये हमेशा छोटा पाएगा, छोटा या फिर बराबर पाएगा किससे, Z1 का मापांक जमा Z2 का मापांक, ठीक है। अब हमें इसको प्रूफ करना है ना। आप कोई भी दो सम्मिश्र संख्याएं ले लो, उनको जोड़ करके आप उसका मापांक निकालो, आपको हमेशा छोटा या बराबर ही मिलेगा अगर आप उनका इंडिविजुअली मापांक निकाल के जोड़ते हो तो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के या तो छोटी या बराबर ही होगी, इस केस की बात करें तो। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो, अब प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और हम ये दर्शा देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड से छोटी या बराबर है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से चले कैसे वो समझो। तो स्टार्टिंग करेंगे अपन इस गुण से, ये जो गुण हमने पढ़ा था ना कि z के मापांक का स्क्वायर किसका होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इस गुण से स्टार्टिंग करेंगे। कैसे, यहाँ पे तो Z1 Z2 आ रहा है, कोई बात नहीं, इस z की जगह अगर आप Z1 प्लस Z2 लिख दें तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इस गुण से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे अभी अभी तो स्क्वायर आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे। लास्ट में जब ऐसा ऐसा बन जाएगा ना तो दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर दोनों दोनों तरफ स्क्वायर आ रहा है और ऐसा हो रहा है तो स्क्वायर हटा देंगे तब भी बराबर ही आना है ना। लास्ट में अपन स्क्वायर हटा देंगे, कहने का इतना सा मतलब है, ठीक है। तो स्टार्टिंग अपनी यहाँ से होगी, क्लियर। तो इसको देते हैं मिटा, इसको देते हैं मिटा, और ये भी मिटा दें, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप अपना ये लिखना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2, इसको अलग अलग करके लिख लो, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता है, कोई समिश्र संख्या है, अगर मैं उस समिश्र संख्या की उसी के समयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसके बराबर होगा, समिश्र संख्या की उसी के समयुग्मी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो किसके बराबर होगा, सोचो, इसके बराबर होगा। यहाँ पे समिश्र संख्या क्या है, Z1, उसके मापांक किसके बराबर होता है, चेक करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये Z1 है Z2 अलग अलग है, अगर सेम होता तो हो जाता, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको लेते हैं Z1 के Z2 के मापांक का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को कैसे लिखेंगे, तो इन दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे। कैसे, जैसे इसको तो सेम का सेम लिख दो, है ना, और इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे Z1 Z2 और इसके ऊपर अपन एक दो मापांक लगा देते हैं, ऐसा लिख दिया मैंने। इसको जो है, इसको जो है मैंने ऐसा लिख दिया, आपके अनुसार ऐसा कैसे लिख दिया, देखो यहाँ पर Z1 के ऊपर कितना बार लग रहा है, एक बार लग रहा है। यहाँ पे Z1 के ऊपर कितने बार लग रहे हैं, एक ही बार लग रहा है। Z2 के ऊपर कितने बार, दो बार लग रहे हैं। किसी समिश्र संख्या के ऊपर अगर दो बार लग जाएं तो वो उसी समिश्र संख्या के बराबर होता है। तो चाहे Z2 लिखूँ या Z2 के ऊपर दो बार लगाऊँ, मतलब तो सेम ही है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा Z1 के मापांक का स्क्वायर Z2 के मापांक का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें क्या हो गया, हाँ आ जाओ, अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों सेम ही है,
बिल्कुल सेम है जी। तो अगर तुम एक पल के लिए इसको z मान लो पूरे को, तो बेसिकली ये z प्लस में z कॉन्जुगेट बन रहा है ना। अगर आप किसी समिश्र संख्या में उसके संयुग्मी को जोड़ देते हैं तो इनका जोड़ किसके बराबर आता है, बताना जरा। इसका जोड़ किसके बराबर आता है? तो आप कहेंगे सर इसका जो जोड़ है ये बराबर आता है 2 गुना रियल भाग ऑफ ये वाला नंबर z। सेम चीज़ यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर भी तो समिश्र संख्या और उसके उसके संयुग्मी को जोड़ा गया ना, तो इसका जोड़ किस बराबर आएगा? 2 गुना रियल भाग ऑफ z, ये z है ना बेसिकली, z1 z2 का कॉन्जुगेट, ऐसा आएगा। क्लियर होगी? इसको मैं पीले पेन से लिखता हूँ, ऐसा आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ से मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। मुझे क्या लाना है? मुझे अल्टीमेटली ये लाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है z1 के मापांक का स्क्वायर z2 के मापांक का स्क्वायर, यहाँ पे बन रहा है 2 रियल भाग ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट, ऐसा बन रहा है ना। तो अगर मैं कैसे ना कैसे करके इसको, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब कैसे ना कैसे करके 2 इंटू z1 इंटू z2 ऐसा दर्शा दूँ तो फिर मेरा काम बन सकता है, क्योंकि ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ऐसा बन जाएगा, है ना। तो फिर वहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इससे ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो मेरा मेन लक्ष्य ये है कि इसको जो है ऐसा ऐसा बनाना है। अब बनाएं कैसे भाई? ये इसके बराबर थोड़ी होता है ना। ये जो चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, इसको देखो, ये जो मैंने रियल भाग ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट लिखा है, ये इसके बराबर थोड़ी होता है, इसके बराबर तो नहीं होता। बराबर होता तो इसको लिख देते, है ना। हाँ, लेकिन ये बात है कि भैया ये जो है ना, ये रियल भाग ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट, रियल भाग ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, ये बात पक्की है कि ये जो है ना, ये इससे छोटा ज़रूर होता है, ये बात तो पक्की है। चेक करके देख लो, ठीक है, आप चाहे करके देख लो, ये इससे छोटा ही पाएगा। आप कोई भी समिश्र संख्या ले लो, आप प्रूफ करके देख लो। z को मान लो जैसे a, z1 को मान लो जैसे a प्लस आइटा b, और z2 को मान लो c प्लस आइटा d, है ना। इसको चाहे आप वेरीफाई करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ रियल भाग है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? उनके मापांक। उनका मापांक मतलब उसके रियल भाग का भी स्क्वायर, उसके इमेजिनरी भाग का भी स्क्वायर। तो यहाँ पर तो बेसिकली दोनों भाग आ गए, है ना। तो ऑब्वियस बात है, ये बड़ी पाएगी, ये छोटी पाएगी, समझ रहे हो। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा तो तुम्हें कह भी नहीं सकते ना, ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए, होगा तभी तो तुम लगाओगे, है ना। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। क्या, कैसे? देखो अभी करवाते हैं तुमको। तो अब ध्यान से समझना, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो है इस पूरे आइटम को, ये जो पूरी पूरी समीकरण यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं चाहता हूँ ऐसा लिखना, z1 के मापांक का स्क्वायर z2 के मापांक का स्क्वायर प्लस में 2 गुना, इसको मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, ऐसा लिखना चाह रहा हूँ। ये बात है ना। तो अब ये और ये तो बराबर है नहीं, तो इसको ऐसे लिख नहीं सकता डायरेक्टली तो। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखी है ना, ये जो पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखी है, ये बेसिकली छोटी पाएगी इससे, ये बात मुझे पता है ना। भाई ये इससे छोटा है, ये सारी चीज़ सेम ही है, तो इसका मतलब ये होगा ना, पूरी की पूरी जो लाइन लिखी है यहाँ पे, ये वाली लाइन इस लाइन से छोटी पाएगी, ये बात पक्की है। छोटी या बराबर, ये बात पक्की है, 100% पक्की है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, समझ में आई? कैसे? हम इसको उठा करके यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ले गए अपन, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आऊँ, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा जगह दे देना। ले भाई तू थोड़ा साइड से रख, इसको आने दे। अब समझना, हम क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना यहाँ पे, ये बेसिकली छोटी या बराबर है किसके? इससे। ठीक है, बराबर भी तो हो सकती है ना। मान लो कि अगर इसका इमेजिनरी पार्ट, जो काल्पनिक भाग है, वो 0 हो गया, तब तो बराबर भी हो सकती है। इसलिए इसलिए हमने लिखा है छोटी या बराबर, है ना। ये वाला निशान आ गया बस। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये कहाँ से अपन चले थे, किसको मॉडिफाई करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं? तो आप कहेंगे सर इसको, यहाँ से चले थे, तो इसको जो है मैं लिख सकता हूँ z1 प्लस z2 के मापांक का स्क्वायर। ये छोटा या बराबर होगा, ये छोटा या बराबर होगा इससे। अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लिख सकता हूँ z1 का मापांक प्लस z2 का मापांक, इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ गई? अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, बताना जरा। अगर
4 का स्क्वायर छोटा है 5 के स्क्वायर से, तो जो 4 होगा वो 5 से छोटा होगा कि नहीं होगा? मैंने दोनों तरफ स्क्वायर नहीं हटाए हैं, समझो। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर 4 का स्क्वायर छोटा है 5 के स्क्वायर से, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 4 है वो 5 से छोटा होगा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है। आप कोई भी स्क्वायर ले लो, अगर 2 स्क्वायर अगर ऐसे हैं, ये कंडीशन लग रही है, ये समीकरण लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके जो अंक होंगे वो भी छोटे ही होंगे, है ना? हमने स्क्वायर से स्क्वायर काटा नहीं है। आप कभी ऐसा मत समझना स्क्वायर से स्क्वायर काटना, ना ना ना, ऐसे काट भी नहीं सकते हो। ऐसे तुम स्क्वायर से स्क्वायर काट नहीं सकते हो। ये तो हम जनरली बता रहे हैं कि यार अगर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से छोटा है तो 4 भी 5 से छोटा होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से छोटा या बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये छोटा या बराबर पाएगा इस नंबर से। समझ में आई? और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, ट्रायंगल इनक्वालिटी को प्रूफ करते हैं। इसको बोला जाता है ट्रायंगल इनक्वालिटी, त्रिभुज असमीका, है ना? कई बार आपको डायरेक्टली बोल देगा कि त्रिभुज असमीका को सिद्ध करें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं त्रिभुज असमीका। क्लियर? तो इस तरीके से हमने प्रूफ करना होता है। एक दो बार आप वापस से ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल कराऊंगा ना, फिर आपको ज़्यादा अहमियत समझ में आएगी। लेकिन एक बार अपन प्रॉपर्टी कर लें सारी की सारी, उसके बाद सवाल भी करेंगे। तो उसको लिख लो एक बार, ठीक है? लिखो शाबाश। ठीक, अगले गुण पे चलते हैं। अगला गुण पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट लिख लो आप। क्या नोट है जी? जैसे मान लो कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ऐसे करते करते बहुत सारी समिश्र संख्याएं हैं, मान लो n समिश्र संख्याएं हैं, तो इनके जोड़ का जो मापांक है ना, ये हमेशा छोटा या बराबर पाता है किससे? इनको अगर हम अलग अलग मापांक निकाल के जोड़ें तो। ठीक है ना? समझ में आ गई? ये चीज़ है। जो पिछला गुण मैंने पढ़ाया था उस गुण में भी यही चीज़ था, बस वहाँ पे 2 समिश्र संख्याएं थी, है ना? और ये उसी गुण से निकला हुआ है ना? ये क्या कहता है कि अगर बहुत सारी समिश्र संख्याएं हैं ना, कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि समिश्र संख्या को जोड़ करके अगर आप मापांक निकालें, है ना, और समिश्र संख्याओं को अलग अलग करके फिर मापांक निकालें, तो इसका जोड़ हमेशा इसके जोड़ से छोटा या बराबर ही पाएगा। ये बात होती है। समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले गुण पे, 5। तो ये गुण तो बहुत आसान है प्रूफ करना कि अगर Z1 माइनस Z2 का मापांक जो है ये हमेशा छोटा या बराबर होता है Z1 का मापांक जमा Z2 का मापांक। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है। ये बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। कैसे? देखो, तो हमने पिछले गुण में इसको प्रूफ कर दिया था ना, Z1 प्लस Z2 का जो मापांक है ये छोटा या बराबर होता है Z1 का मापांक जमा Z2 का मापांक। ये चीज़ तो हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको हमें प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Z2 है ना, इस Z2 की जगह माइनस Z2 रख देता हूँ। माना Z2 को रिप्लेस कर दिया मैंने माइनस Z2 से, तो अगर मैं Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस करूँगा तो ऐसा ऐसा ही बन जाएगा। समझ रहे हो? देख लो चाहे, ये क्या हो जाएगा, Z1 का मापांक प्लस में माइनस Z2 का मापांक। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो आप पाएंगे सर ये बनेगा Z1 का मापांक प्लस में, आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, तीसरा गुण था शायद, तीसरा प्रश्न दूसरा, उस गुण में बताया था कि जो माइनस Z का मापांक होता है ना, और जो Z का मापांक होता है, और जो Z कॉन्जुगेट का मापांक होता है, ये तीनों सेम ही होते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z2 का मापांक। समझ में आ गई? और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसे भी हम त्रिभुज असमीका ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी 2 समिश्र संख्याओं को घटा करके उसका मापांक लिया है तो ऑब्वियसली बात है वो हमेशा छोटा या बराबर पाएगा उनको अलग अलग मापांक लेने से। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? मैं मानता हूँ कि आपको ये दोनों गुण समझ में आ गए होंगे, गुण नंबर 4 और गुण नंबर 5। अगर समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, आप एक बार लिख लो इनको। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि ये गुण काम कहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए अगला गुण देखिए। अब लास्ट गुणधर्म देख लो आप। ठीक है,
लास्ट गुणधर्म क्या कहता है कि कहता है भैया यदि Z1 और Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं, Z1 Z2 दो समिश्र संख्याएं हैं, तो Z1 प्लस Z2 के मापांक का अगर आप स्क्वायर देखेंगे ना, Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर, ये बराबर होता है Z1 के मापांक का स्क्वायर जमा में Z2 के मापांक का स्क्वायर जमा में 2 गुणा में रियल भाग ऑफ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट, इसके बराबर होता है। ठीक है, और इसको आप खुद ब खुद प्रूफ कर सकते हो। देखो प्रूफ करना बहुत आसान है, जिसमें बराबर वाले आ जाते हैं ना, जैसे बराबर है इसको अपने प्रूफ करना है तो उसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। कैसे? Z1 को मान लो a प्लस आइटा b, Z2 को मान लो c प्लस आइटा d, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, उसमें देख लेना क्या बन रहा है, फिर राइट हैंड साइड देख लेना, उसमें देख लेना क्या बन रहा है, और आप पाओगे कि दोनों के दोनों बराबर है ना। बराबर वालों को प्रूफ करना आसान है, लेकिन अगर ये इनक्वालिटी आ जाती है ना, असमीका आ जाती है, तो उस टाइम प्रूफ करने के लिए हमें बाकी गुणों की मदद लेनी पड़ती है ना। जैसे इसको प्रूफ करना तो आसान है, कुछ नहीं, इसको ये मान लिया, इसको ये मान लिया, हो जाएगा आराम से प्रूफ। ठीक है, लेकिन जब असमीका आ जाती है ना, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। क्लियर? तो इसको आप अपने आप प्रूफ करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, हिंट आपको दे दिया, बस अपने आप करो अब। ठीक है, अच्छा एक ये हो गया, एक और है। ठीक है भाई, अगर हम Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये बराबर होगा Z1 के मापांक का स्क्वायर जमा में Z2 के मापांक का स्क्वायर माइनस 2 गुना रियल भाग ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है ना, ये दूसरा है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे तुमने जोड़ा, यहाँ पे घटा के देख लेना, यही आएगा, करके देख लो चाहे। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा क्या कि अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, इसको और इसको, अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर, है ना, प्लस में Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर होता है आपका 2 गुना में Z1 का स्क्वायर, Z1 के मापांक का स्क्वायर जमा में Z2 के मापांक का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसको प्रूफ करने के लिए तुम क्या करना कि इसको और इसको जोड़ देना, समझ रहे हो भाई, इसको और इसको तुम जोड़ देना, इसको इसको जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड ये बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में अगर आप जोड़ोगे ना तो यही बनेगा, चाहे आप करके देख लेना। क्लियर हो गया? क्योंकि ये तो कट जाएंगे, है ना। Z1 का मापांक का स्क्वायर, Z1 का मापांक का स्क्वायर जोड़ोगे तो 2 गुना Z1 का मापांक का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे गुण पढ़ लिए, है ना। वैसे तो सारे गुण याद रखने चाहिए तुमको, लेकिन इन दोनों गुणों को हमेशा याद रखना। एक तो ये गुण, ठीक है, सदमा की, और एक ये गुण, इसको मत भूलना। एक तो ये और एक ये दोनों भाई बहन हैं, इनको मत भूलना भैया, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। चाहे चाहे समझ में आए चाहे ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम्हें इसकी डेरिवेशन याद हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इनको याद रखना कि Z1 माइनस Z2 का जो मापांक होता है वो हमेशा छोटे या बराबर होता है Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। सेम चीज़ इसमें, इन दोनों को याद रखना, क्योंकि इनसे संबंधित अगर आप देखेंगे ना, अगर आप NCERT एग्जाम्पल सॉल्व करने लग रहे हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी भी कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा तब भी कराऊंगा। बहुत अच्छे ये गुण हैं, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखो, तो उदाहरण स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला उदाहरण देखिए, क्या लिखा कि निम्नलिखित प्रश्नों के संयुग्मी और मापांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्रश्न लिख देता हूँ एक बार। तो पहला प्रश्न, आयटा इंटू रूट -9 प्लस में 5 आयटा, तो इसका अपने को संयुग्मी निकालना है और मापांक निकालना है। तो सबसे पहले तो है ना, हमें इसको जनरल फॉर्म में बदलना पड़ेगा, a प्लस आइटा b के रूप में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप संयुग्मी और मापांक निकाल लेंगे। ठीक है ना, कोई भी प्रश्न दे रखा है तो उसको आप पहले जनरल फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद ही आप संयुग्मी और मापांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, बदलते हैं फिर इसको। रूट -9, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर 9 का रूट होता है 3, अब रूट के अंदर आया माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 आइटा। 3 आइटा की आइटा से गुणा हो गई तो ये हो गया 3 आइटा स्क्वायर प्लस में 5 आइटा है ही। अब आइटा स्क्वायर -1 होता है,
-1 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस का 5 आइटा, है ना। अब इसको मैं z मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे z बार निकालना है, z बार मतलब कॉन्जुगेट, समयुग्मी निकालना है। समयुग्मी क्या हो जाएगा, -3 -5 आइटा, ठीक है। और z का मापांक निकालना है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस में इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 25 और 9 कितना हो गया, ये हो गया जी 34। बस आ गया अपना आंसर, ठीक है। एक पार्ट और है इसका, उसको आप खुद ब खुद करना, ठीक है ना। दूसरा पार्ट आपका 1 प्लस आयटा और 2 प्लस आयटा का स्क्वायर अपोन में 3 प्लस 4 आयटा, ठीक है। इसको सबसे पहले आप a प्लस आयटा बी के रूप में चेंज करिएगा, और उसके बाद आप इसका कॉन्जुगेट और इसका मापांक ये निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। आंसर ले देता हूँ, आप इसको खुद ब खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा अपना 1 माइनस आयटा, ठीक है, और ये आएगा √2। खुद ब खुद सॉल्व करना। और अभी अपन करते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, करो शाबाश। इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना इन द सेंस कि इसको सॉल्व करके इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट मतलब समयुग्मी, ठीक है। वीडियो पॉज करो, सबसे पहले आप इसको खुद ब खुद करो, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको a प्लस आइटा बी के रूप में लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका समयुग्मी निकाल पाएंगे, ठीक है। अब a प्लस आइटा बी के रूप में लाए कैसे, वो समस्या है ना। तो खुद सोचो पहले, उसके बाद मैं कराऊंगा इसको। सोच लिया, देखो पे। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है ना, इस नीचे वाले का जो बीच वाला साइन है उसको बदल करके उसी से गुणा उसी से भाग कर देंगे। फायदा क्या होगा वो समझ में आएगा तुमको। ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, बटे में हमारे पास √5 प्लस 12 आइटा माइनस √5 माइनस 12 आइटा। तो इसमें गुना कर दूंगा किसके साथ, √5 प्लस 12 आइटा प्लस में √5 माइनस 12 आइटा, और सेम इसी से भाग कर दूंगा। सुनना गई, सेम इसी से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि अपन इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब फायदा क्या होगा इससे, तो ऊपर देखो ये है a प्लस बी, ये भी है a प्लस बी। तो a प्लस बी की a प्लस बी से गुणा करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, है ना। ऊपर वाला बेसिकली क्या बन गया, ऊपर वाला बन गया बेसिकली ऐसा, कुछ इस तरीके से बन गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे का वाला की बात करते हैं, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। ए माइनस बी की a प्लस बी से गुणा करो तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस 12 आइटा माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 12 आइटा, ठीक है। अब आगे देखो, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा हो गया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो सर 5 से 5 कट गया, 12 आइटा प्लस 12 आइटा यानी 24 आइटा हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये कट गया, 5 और 5 10 प्लस में, अब दोनों रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2 ये a प्लस बी a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 प्लस 144 हो जाएगा,
समझ में आ गई? माइनस करते लेकिन फिर वो आइटा स्क्वायर हो गया था ना, इसके वजह से प्लस हो गया। ये 24 आइटा का 24 आइटा, 144 से 25 हो गया 169, 169 का रूट होता है 13, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, ये गया 36 बटे में 24 आइटा। ठीक है, अब हम क्या करें भैया, तो ये और काट लो, 12 या 36, 12 दूनी 24, तो आ गया 3 बटे में 2 आइटा। आइटा नीचे अभी भी है ना, इस नीचे अभी देखो एक बात ध्यान रखना, आइटा को कभी भी हम नीचे नहीं रखते, ठीक है ना। तो आइटा से गुणा कर दो, आइटा से भाग कर दो, तो बेसिकली ये बन गया 3 आइटा बटे में -2, है ना। अब इसको मिल सकता हूँ 0 - 3/2 आइटा, ये ठीक है, ऐसा लिख दिया, ये प्लस आइटा के रूप में आ गया ना। ठीक है, अब हमें इसका इसका क्या निकालना है, संयुग्मी निकालना है, निकाल देते हैं। तो z बार ये क्या हो जाएगा, 0 + 3/2 आइटा, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आपने जब निकाला होगा खुद ब खुद, तो आपका आंसर भी यही आया होगा, ऐसा हमारी कामना है, ऐसी हमारी इच्छा है। ठीक है, यही आया है कि नहीं आया तुम्हारा, कि तुमने सिर्फ देख के निकाला है। चलो जी, अगले उदाहरण पे चलते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका संयुग्मी बताना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कर लो, करो। कर लिया? अब देखो कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा 1 + आइटा की पावर 2n + 1, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 1 + आइटा की पावर 2n इंटू में 1 + आइटा, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, भाई बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको हमने ऐसा करके लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - आइटा की पावर 2n इंटू 1 - आइटा की पावर -1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे लिखा है 1 + आइटा की पावर 2n, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, 1 + आइटा की पावर 2 और इसकी पावर n, लिख सकते हैं सर। इंटू में क्या है, 1 + आइटा, है ना। इसको भी ऐसे कर देते हैं, 1 - आइटा की पावर 2 और इसकी पावर n, इंटू में क्या है, 1 - आइटा की पावर -1, यानी कि बेसिकली अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये बटे में है, ये ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बेसिकली उल्टी हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बनेगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो सेम रहा, ये हो जाएगा 1 + आइटा इंटू 1 - आइटा, अपोन में क्या रहेगा, अपोन में रहेगा ये। ठीक है, अब आगे देखो, 1 + आइटा स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2 आइटा, चाहे आप करके देख लीजिएगा। 1 + आइटा स्क्वायर क्या होता है, 2 आइटा, और इसकी पावर कितनी है n, तो इसको लिख दिया 2 आइटा की पावर n। ये है a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 + 1 बेसिकली 2 बन जाएगा ये। ठीक है, नीचे वाला भी देख लेते हैं, तो ये है 1 - आइटा का स्क्वायर, 1 - आइटा का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर हमारे पास -2 आइटा, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर लगी हुई इसकी n, ऐसा हो गया। ठीक है, अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, उसको इसको काट देते हैं, लेकिन ऐसे कटेगा नहीं बेटा, ऐसे कटेगा नहीं। ठीक है, इसको बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो, कैसा जी, इसको आप है ना ऐसा कर सकते हो कि जो n है ना उसको अलग अलग करके लिख लो, जैसे 2 की पावर n इंटू आइटा की पावर n इंटू में 2, सेम चीज़ के साथ -2 की पावर n, है ना, इंटू में आइटा की पावर n, ऐसा कर सकते हो। -2 की पावर जो n है ना इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो,
नहीं समझे? इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n, ऐसा लिख सकते हो। अब काट लो, ये कट गया, ये कट गया, तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, 2/-1 की पावर n, ये हो गया। क्लियर होगी, है ना? ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका समयुग्मी निकालना है। समयुग्मी भी यही होगा, क्योंकि कोई काल्पनिक भाग तो है ही नहीं। अब काल्पनिक भाग है नहीं तो वास्तविक संख्या का जो समयुग्मी होता है, अगर शुद्ध वास्तविक संख्या का समयुग्मी निकालेंगे तो वही होता है, मैंने आपको बता रखी है ना? वास्तविक संख्या होती तब तो निशान बदलते भी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? जहाँ पे n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब अगर आप n की वैल्यू एक सम संख्या रखेंगे तो आपको आंसर 2 देगा, विषम संख्या रखोगे तो आपको आंसर -2 देगा। इस तरीके से हमने इसको कर दिया। ठीक है, ऐसे करना था। समझ में आया? अच्छा, जिस बुक में से मैं ये करा रहा हूँ ना प्रश्न, उस बुक में जो आंसर दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब ये आंसर दोनों सेम है, दोनों एक ही बात को दर्शा रहे हैं। आप यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो आपका आंसर क्या मिलता है, -2। यहाँ पर रख के देखो -2 ही मिलेगा। 2 रख के देखो, 2 रख के अगर आप देखोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा सर जी 2। यहाँ पर भी 2 ही मिलेगा, यानी कि दोनों आंसर सेम है। ये और ये दोनों ही आंसर क्या है अपने, सेम है। ठीक है ना? तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? तो ऐसे हमने कर लिया। समझ में आ गई? अब चलिए अगले उदाहरण पर। अब ये वाला प्रश्न आप खुद ब खुद करेंगे, पढ़ लो एक बार, पढ़ो। पढ़ लिया? देखो, हमें Z1 दे रखा है, ये Z2 दे रखा है, ये हमें बताना है Z1 इंटू Z2। अगर मैं Z1 के Z2 से गुणा कर दूं और उसके बाद उसके मैं भाग कर दूं किसके साथ, Z1 के कॉन्जुगेट के साथ, है ना? तो इतना सब करने के बाद उसका जो रियल भाग है वो हमें बताना है, उसका जो वास्तविक भाग है वो हमें बताना है। कर लेना। कैसे करोगे? सबसे पहले Z1 और Z2 की गुणा कर लेना। क्या आएगी बताना जरा। तो आप कहेंगे सर ये आएगी 1 माइनस आइटा -2 + 4 आइटा। कर लेना गुणा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। फिर जब इसकी गुणा करोगे, उस गुणा को आप Z1 के कॉन्जुगेट से भाग कर देना। Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बताना जरा। आप कहोगे सर 1 + आइटा, है ना? इसको सिंप्लीफाई करना। सोल्व करने के बाद आपका एक रियल भाग आ जाएगा, उसके अंदर एक इमेजिनरी भाग होगा। जब सोल्व करोगे तो एक रियल भाग होगा, एक इमेजिनरी भाग होगा। जो रियल भाग होगा वो 4 पाएगा, जो इमेजिनरी भाग होगा वो 2 पाएगा, ये कह रहा हूँ। बस आ गया आपका आंसर। खुद ब खुद करना, हिंट मैंने आपको बहुत दे दिया। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। देखो क्या लिखा है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के समयुग्मी हैं। समयुग्मी का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि -3 + आइटा x²y, अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगा तो ये इसके बराबर होगा, ये बात हो गई। ठीक है ना? ये दे रखा अपने को, हमें बोला कि x और y का वास्तविक मान ज्ञात करो। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, खुद ब खुद सोचो, सोचो शाबाश। सोच लिया? तो आप कह सकते हैं, से एक काम करते हैं, अब इसके ऊपर बार लगाने पे ये आ रहा है ना, तो बार लगाने का मतलब क्या होता है? बार लगाने का मतलब होता है कि जो आयटा का निशान है उसको बदल दो। अब यहाँ पे आयटा का निशान क्या है, प्लस। ठीक है ना? अब इसको चेंज कर दो तो ये हो जाएगा -3 माइनस आयटा x² बराबर है x² + y + 4 आयटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या भी थी। क्या?
भाई हमें ये थोड़ी पता कि y क्या है। मान लो कि y नेगेटिव होता तो ये तो निशान नेगेटिव हो जाता, y पॉजिटिव होता तो निशान पॉजिटिव हो जाता। यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर बार लगाने से हमें समस्या है ना। बार अगर हम इसके ऊपर लगा दें फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 4 आइटा लिखा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको ऐसे ना लिख के, इसको ऐसे मत लिखो, आप इसको ऐसे लिखो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आइटा, इसका जो बार है, इसके ऊपर अगर हम बार लगा दें तो ये बराबर आता है इसके। ऐसे लिख दो। अब ठीक है, समझ में आ गई? पिछले वाले में क्या दिक्कत थी, समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब बार लगा, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 4 आइटा, निशान चेंज हो जाएगा, बराबर है माइनस का 3 प्लस में आइटा एक्स स्क्वायर वाई, है ना। अब इनके जो वास्तविक भाग है उनको तुलना कर लेते हैं, काल्पनिक भाग की भी कर लो। तो वास्तविक भाग तो ये है, वास्तविक भाग ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर हो गया -3 के। काल्पनिक भाग ये है, काल्पनिक काल्पनिक भाग ये पूरा नहीं होता बेटा, काल्पनिक भाग बेसिकली इतना ही होता है। काल्पनिक भाग ये है और काल्पनिक भाग इसमें ये है, इनकी भी तुलना कर लो तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर वाई बराबर -4 के। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, -4/y, ठीक है। अब -4/y आ गया ना, इसको तुम यहाँ पर रख दो, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी। वीडियो पॉज को खुद ट्राई करो, ठीक है। तो अगर मैं इसका मान उठा करके यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा अपने पास -4/y प्लस वाई बराबर -3। एलसीएम आ गया 1, मतलब बटे में आ गया 1, एलसीएम आ गया y, क्योंकि -4 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का -3, है ना। नोट करते रहना भैया, नोट क्या खुद ब खुद करो अब तो, और देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे खाम खाई, है ना। यहाँ पे ले आओ भाई, तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 4 बराबर 0। हमें 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर -4 आ जाए। सोचो, बोलो। 4y माइनस 1y, ठीक है ना। कॉमन आ गया y प्लस 4, यहाँ पे y प्लस 4 बचना चाहिए, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो y की वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक आ गई -4। जब y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताना जरा। तुम कहोगे सर अगर y की वैल्यू 1 हम लें तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जा करके x के बराबर -4 हो गया, है ना। अब x के बराबर -4 के बराबर है तो x का तो एक काल्पनिक मान आएगा, ठीक है। तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y बराबर 1 लेने पर x की वैल्यू क्या आ रही है, काल्पनिक आ रही है। हमें चाहिए सिर्फ वास्तविक मान, तो काल्पनिक मान तो अपन लेंगे नहीं, ठीक है। लिख लो चाहे लिखना चाहो तो, मैंने लिखा है नहीं क्योंकि अपने को लेना ही नहीं है, एक्स और वाई का सिर्फ वास्तविक मान लेना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वाई की वैल्यू अगर हम -4 लें तो, अगर अपन -4 लें, इसके अंदर डाल लें -4, तो जाके -4 का स्क्वायर 16, 16 वहाँ चल गया, 16 वहाँ चल गया, तो ये हो जाएगा अपना -19। वाई बराबर आ गया -19, समझ में आ गई। सॉरी एक्स बराबर वाई की वैल्यू थी क्या, सॉरी माई मिस्टेक भहुआ, माई मिस्टेक। अगर ये -4 है तो -4 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, एक्स की वैल्यू होगी +-1 बस ये आ गई, ठीक है ना। ये हो गया +-1, यानी जो हमारा आंसर आया वो ये आया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू +-1 और वाई की वैल्यू -4, ये हमारा आंसर है। क्लियर, ये हो गया अपना आंसर, समझ में आ गया होगा। जूम आउट करके मैं दिखा देता हूँ। हमसे सिर्फ वास्तविक मान पूछा था तो इसलिए हमने जो काल्पनिक मान आया उसको लिया ही नहीं, पूछा है वास्तविक मान तो काल्पनिक मान क्यों लें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप खुद ब खुद करना भैया, है ना, बिल्कुल पिछले जैसा है। क्या लिखा है कि एक्स और वाई का वास्तविक मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये क्या लिखा है कि ये जो है ना, ये इसका समयुग्मी है। समयुग्मी का मतलब कि या तो इसके ऊपर बार लगा लो, है ना, या इसके ऊपर बार लगा लो, तुम्हारी मर्जी है ना, और इनको बराबर रख देना।
वहाँ से तुम्हें एक्स और वाई का वास्तविक मान मिल जाएगा। ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करोगे ना तो जो आपका आंसर आएगा वो लिख देता हूँ। तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी 3 और वाई की वैल्यू आएगी -3। ये आपके आंसर है, खुद ब खुद कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर, खुद ब खुद ट्राई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो जो हमने गुण पढ़े थे ना, उसमें मैंने एक गुण नहीं कराया था, मतलब बहुत सारे गुण नहीं कराए थे, सारे गुण थोड़ी कराया था आपको, तो बस ये बताया गया था कि गुण को कैसे प्रूफ करते हैं, है ना। अब ये गुण और है क्या, बोला कि हमें दर्शाना है कि जेड इनवर्स, कोई समिश्र संख्या जेड, अगर हम उसका उल्टा कर दें, उल्टा समझ रहे हो, जैसे ए प्लस आइटा बी है, इसका अगर मैं उल्टा करूँ तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस आइटा बी। ठीक है, तो जेड इनवर्स का कॉन्जुगेट, इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें, ये बराबर होगा जेड का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेके इसके इनवर्स के, ऐसा दर्शाना है। समझ में आई? खुद ट्राई करो इसको, हिंट आपको बता देता हूँ। आप क्या कर लेना, मान लेना, माना z बराबर है a प्लस आइटा बी। ठीक है, अब हमें दर्शाना है कि z इनवर्स का कॉन्जुगेट, है ना। तो पहले z इनवर्स निकाल लो, z इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a प्लस आइटा बी। आइटा को भी कभी अपने नीचे रखते नहीं है, तो a माइनस आइटा बी से गुणा करनी पड़ेगी, उसी से भाग करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा इसलिए a माइनस आइटा बी, और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बोला कि z इनवर्स, एक मिनट भाई, जो आपका z इनवर्स है ना, ये जो आपका z इनवर्स है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। निकाल देना, क्या दिक्कत है। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो आइटा के आगे वाला निशान होता है ना, ये बदल जाता है। तो बेसिकली ये बन जाएगा a प्लस आइटा बी, चाहे आप अलग अलग करके लिख लेना, मतलब इसका काल्पनिक भाग अलग कर लेना, फिर वास्तविक भाग अलग कर लेना, फिर उसको वापस से जोड़ना, तो ऐसा ही बनेगा। समझ में आ गई? तो ये हमने निकाला जेड इनवर्स का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमें दर्शाना है कि ये जो आया है ना तुम्हारा, ये बराबर आएगा z का कॉन्जुगेट और उसके इनवर्स के। निकाल देते हैं, z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, z का कॉन्जुगेट हो जाएगा सर a माइनस आइटा बी। ठीक है, और इसका इनवर्स कर लो, z कॉन्जुगेट का इनवर्स, तो हो जाएगा 1/a माइनस आइटा बी। वापस से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। बस हो गया प्रूफ, और क्या है, ये हो गया। अब देखिए, z इनवर्स का कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट का इनवर्स, ये दोनों क्या है, बराबर आए। ऐसे था, कितना सरल था, है ना। आशा करते हैं कि आपने देखा नहीं होगा, खुद ब खुद ट्राई किया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अब इसको खुद ब खुद सॉल्व करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रश्न है। ठीक है, क्या क्या रखा है कि जेड स्क्वायर बराबर है जेड के कॉन्जुगेट के। ठीक है, और जेड अपने को बराबर दे रखा है एक्स प्लस आइटा वाई के, है ना। मतलब जेड की जगह अगर आप एक्स प्लस आइटा वाई रख दें, तो ये बेसिकली हमको ये दिया हुआ है, ऐसा हमको दिया हुआ है भैया। ये समीकरण अपने को दे रखी है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो खुद ब खुद करना, मैं नहीं कराऊंगा इसको। ठीक है, खुद ब खुद अब कर ही सकते हो, इसका स्क्वायर खोल देना, उसका अपना कॉन्जुगेट लगा देना। ठीक है, खुद ब खुद करके आंसर निकालना है, करो शाबाश। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू जो निकलेगी ना, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। जो फाइनली आपकी एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी वो क्या है वो देखो। तो जो एक्स की वैल्यू है वो आएगी आपकी 0 और 1। ठीक है, और जो वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी +-√3/2। ये आंसर है जी, समझ में आ गई। इसको आप खुद ब खुद करेंगे, और अभी हम चल रहे हैं उदाहरण नंबर 8 पर। चलिए ये वाला प्रश्न देखो, क्या लिखा है कि a प्लस आइटा बी अपॉन में c प्लस आइटा डी बराबर है इसके, और हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा इसके। ठीक है, खुद सोचो कि कैसे करेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया। सोचो शाबाश, सोचो, 1 मिनट का टाइम है। सोच लिया,
देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देना, वहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का वैल्यू निकल के आएगा, सोल्व करते रहोगे तो तुम, ठीक है। और जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का वैल्यू आएगा वो आपका ऐसा ऐसा ही दिखेगा। याद आया, पिछले लेक्चर में भी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे करते थे ना, दोनों तरफ स्क्वेयर किया, फिर फॉर्मूला लगाते थे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, कुछ ऐसा ऐसा फॉर्मूला लगाते थे, उसके बाद कर करवा के ऐसा बनता था। एक वो तरीका है। अब एक दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ, है ना, मैंने बताया भी था कि दूसरा तरीका सिखाएंगे, तो आज हम दूसरे तरीके से इसको करके दिखाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, तो हमें देखा है ए प्लस आइटा बी अपॉन में सी प्लस आइटा डी बराबर दिया है एक्स प्लस आइटा वाई के, है ना। हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ कॉन्जुकेट कर देंगे, दोनों तरफ बार लगा देंगे, दोनों तरफ समयुग्मी करने पर, समयुग्मी करने पर, ठीक है, दोनों तरफ अपने बार लगा दिया। बार कैसे, ए प्लस आइटा बी अपॉन में सी प्लस आइटा डी, और इसके ऊपर लग रहा है भैया बार। सेम चीज़ यहाँ पे एक्स प्लस आइटा वाई, और इसके ऊपर भी लग गया बार, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि अगर z1 अपॉन z2 इसके ऊपर बार लग रहा है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, नहीं सकते? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब a प्लस आइटा बी का बार अलग से लगा देंगे अपन, है ना, तो जो कि हो जाएगा a माइनस आइटा बी, और c प्लस आइटा डी का बार अलग से लगा देगा अपन, ये हो जाएगा c माइनस आइटा डी। ये रीजन लिख देना, बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर बार लगाए तो ये हो जाएगा x माइनस आइटा वाई, क्लियर। अब x प्लस आइटा वाई का वैल्यू हमें दे रखा था, हमने चला के इसे x माइनस आइटा वाई का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या दर्शाना है, हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दर्शाना है। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कैसे बन सकता है, इन दोनों की मदद से मुझे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बनाना है। कैसे बनाऊं, तो आप कहेंगे कि समीकरण एक और समीकरण दो की गुणा कर दो, है ना। यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होगा, ऐसा ऐसा ही बनेगा, कर देते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा पहले, समीकरण एक व दो की गुणा करने पर गुणा कर देते हैं भैया। तो जब हम गुणा करेंगे तो x प्लस आइटा वाई की x माइनस आइटा वाई से गुणा हो जाएगी, x प्लस आइटा वाई गुणा हो जाएगा x माइनस आइटा वाई, और यहाँ पे क्या होगा, इनकी भी गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा a प्लस आइटा बी अपॉन में c प्लस आइटा डी मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस आइटा बी अपॉन में c माइनस आइटा डी, क्लियर। अब हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर तो माइनस होता ही है, यहाँ पे माइनस हम कह ही रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ऐसे हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया, कितना सिंपल तरीका था। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जैसे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसके बराबर दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस आइटा वाई दे रखा है, मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस आइटा वाई निकालने की कोशिश करूँगा, फिर इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। समझ में आ गई, ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है ना, कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद ब खुद करेंगे, एनसीईआरटी का प्रश्न है ना, मैं हिंट बताऊंगा, सारी चीज़ मैंने बता रखी है, पिछले प्रश्न जैसा है, अब इतना बड़ा हिंट बता रहे तुमको, तो इसको आप करें खुद ब खुद, कर देंगे। चलिए अगला उदाहरण देखिए, लास्ट। अब हमें इनका मापांक बताना है, ठीक है, ये प्रश्न है, खुद ट्राई करो। पहले मापांक बताने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको a प्लस आइटा बी के रूप में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। करवा दूं, चलो। तो रूट माइनस वन क्या होता है, बेसिकली आइटा होता है ना, ये हो गया 2 माइनस आइटा, इसको अपन 2 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो बेसिकली ये हमारा बन जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 आइटा प्लस 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर मतलब -1,
है ना। अपॉन में क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो ऊपर हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, प्लस में 5 आएटा, अपॉन में हो गया 5, ये आ गया 1 प्लस आएटा, है ना। 5 दोनों को भाग कर देगा। क्लियर। अब इसको तुम जेड मान लो चाहे, है ना, या फिर तुम कह दो 1 प्लस आएटा का मापांक। मापांक क्या होता है बेटा, मापांक होता है 0 से दूरी, या फिर तुम कह लो अंडर रूट इनके जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट कहो, या फिर इनका वास्तविक भाग और जो काल्पनिक भाग है उनका स्क्वायर का जोड़। हमारा आंसर है √2, ये हमारा आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक पार्ट और है, वो आपके लिए दे रहा हूँ, वो आप खुद ब खुद सॉल्व करना। ठीक है। इसको आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे, इसका भी हमें मापांक बताना है। ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा √41/85। खुद ब खुद कर लेना, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल कर लिए, थ्योरी सारी समझ ली, है ना। तो हमारा मापांक और समयुग्मी ये कंप्लीट हो गया। तो अब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 को कर सकते हैं, है ना। अब आपके मन में सवाल आया कि सर 5.1 में तो इतना कुछ था ही नहीं, आपने जितना बता दिया, आपने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट नहीं बेटा, मैं ये इतना सब कुछ इसलिए बताता हूँ ताकि आप जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं, विविध प्रश्नावली, उसको आप खुद ब खुद कर पाएँ। अगर आप खुद ब खुद ट्राई करेंगे ना विविध प्रश्नावली को, तो आप यकीन मानिए आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन खुद कर पाएंगे अभी भी, है ना। जबकि मैंने आधा चैप्टर भी खत्म नहीं कराया, तब भी मैं कह रहा हूँ कि आप जो आपकी विविध प्रश्नावली उसके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। और अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने लगेंगे ना, वो भी आपसे हो जाएगा, ग्रंटेड कह रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन निकालने में समय लगेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना चाहे ना, वो भी आराम से हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इसलिए आपको अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा कराते हैं, उदाहरण अच्छे कराते हैं, थ्योरी अच्छे कराते हैं, ताकि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निकालने के भी लायक बन जाएं। समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।